नमस्कार, जी संगम पर स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लंबे वक्त बाद आमने सामने बैठे तो एक बार फिर माहौल खुशनुमा हो गया। उम्मीदें जग गई। ये उम्मीदें अमन की हैं, बेहतर रिश्तों की है, परस्पर सहयोग की है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर में जिस रिश्तों के सिलसिले को नवाज शरीफ ने अधूरा छोड़ा था, अब 15 साल बाद उसे आगे बढ़ाने की बात हो रही है। खुद नवाज शरीफ ने कहा है कि वो चाहते हैं कि लाहौर में जहां से छूटा था वहीं से अब शुरुआत हो। जाहिर है कि अगर ऐसा करने में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी कामयाब रहे तो यकीनन उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। आज की चर्चा में मोदी नवाज की मुलाकात के मायने समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही लाहौर घोषणा पत्र पर आगे बढ़ने से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या कुछ खास हो सकता है, द्विपक्षीय टाइज कैसे होंगी, किस तरीके से शांति बहाली होगी, दोनों देश का युवा जो पूर्ण बहुमत की सरकारों से खुश है वो किस तरीके से और इन पूर्ण बहुमत की सरकार को देश को पूर्ण बनाने में सहयोग किस तरीके से चाहता है। विदेश स्तरीय बातचीत की शुरुआत हो रही है। हर बात अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। तो 1999 से 2014 तक 15 सालों बाद एक बार फिर रिश्तों की तासीर बेहतर होती दिख रही है। इस बीच बहुत कुछ हुआ। सिंधु नदी से लेकर गंगा जमुना तक काफी पानी बह चुका है, लेकिन एक बार फिर हम वहीं आकर खड़े हो गए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, 15 साल पहले की, दूसरी 15 साल बाद की। दोनों तस्वीरों में एक शख्स कॉमन है, वो है नवाज शरीफ साहब, जबकि भारत के नुमाइंदे बदल गए हैं। अटल युग से शुरू हुआ दौर अब मोदी युग तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दोनों युगों के साक्षी बन रहे हैं, लिहाजा कोशिश उसी बेहतर तरीके से माहौल को बनाने की जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। लाहौर तक बस यात्रा, फिर लाहौर घोषणा पत्र, और जब जनता पार्टी की सरकार थी तो विदेश नीति किस तरीके से मजबूत उनके द्वारा की गई थी। खाड़ी देशों का समर्थन किया गया था, वीजा नियमों में ढिलाई यहां पर बढ़ती गई थी और खाड़ी देशों का जो समर्थन हुआ से हज यात्रियों को फायदा हुआ। ये सब हमें याद है। नवाज शरीफ उस कोशिश को अब नहीं भूले, लिहाजा इस दफे इस मर्तबे जब वो हिंदुस्तान आए हैं तो लाहौर घोषणा पत्र पर आगे बढ़ने की वो बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के घर भी पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद भी लिया था। जाहिर है कि उम्मीद बड़ी भी है और बढ़ी भी है, क्योंकि 1.5 दशक बाद एक बार फिर दोनों देशों के लिए एक मौका आया कि हम अतीत को छोड़कर अब सुनहरे भविष्य की इबारत लिखें। जिस तरीके से नवाज शरीफ के बेटा बेटी चाह रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का आवाम चाह रहा है, जिस तरीके से भारत की पॉजिटिव मीडिया चाह रही है, जिस तरीके से भारत का हर नुमाइंदा चाह रहा है कि बातचीत सकारात्मक हुई है, सार्थक हुई है, लेकिन नवाज शरीफ जब पाकिस्तान जाएंगे तो कई ढेरों सवाल हैं, उसी मजबूती से उसी साहस के साथ वो जवाब दें। वहीं भारत पाकिस्तान रिश्तों में आज एक नई शुरुआत हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मेहमान बुलाए गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब करीब हर मुद्दे पर बात हुई। लाइट मूवमेंट भी शेयर करा और गंभीर मुद्दों पर तटस्थता भी दिखाई। नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दिया और यह भरोसा दिया है कि पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कुछ भी नापाक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हैदराबाद हाउस की चौखट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब आगे बढ़कर हाथ मिलाया तो गर्मजोशी देखने लायक थी। दोनों नेता करीब 26 सेकंड तक हैंडशेक करते रहे। शायद ये दोनों देशों की जनता के साथ पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि अब रिश्तों में गर्माहट आ रही है। We agreed that our meeting in New Delhi should be a historic opportunity for both our countries. This provides us the opportunity of meeting the hopes and aspirations of our peoples. मुलाकात सिर्फ हाथ मिलने तक नहीं रही, बल्कि करीब 45 मिनट तक दोनों देशों के नेताओं के बीच हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और मुंबई हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही आतंकवाद पर पाकिस्तान से अपना वादा पूरा करने को कहा। जवाब में नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की धरती को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न होने का भरोसा दिया। I stress to the Prime Minister
that we have a common agenda of development and economic revival, which is not possible to achieve without peace and stability in the region. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries in a spirit of cooperation and sincerity. भारत पाक व्यापारिक रिश्तों की बहाली पर भी मोदी नवाज के बीच बातचीत हुई। इस मौके पर नवाज शरीफ ने मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया, जिसे मोदी ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि मोदी पाकिस्तान कब जाएंगे ये अभी साफ नहीं है। PMs agreed that the foreign secretaries will remain in touch and explore how to move forward. PM said that the two countries could move immediately towards full trade normalization. 1999 में लाहौर बस यात्रा से अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरुआत की थी, मोदी ने 2014 में उसी पहल को एक बार फिर आगे बढ़ाया है। अब देखना यह है कि मोदी नवाज की गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को आखिर कितना पिघला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए दौर का आगाज है, उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन सब सावधान भी रह रहे हैं। मसला सार्क है, इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट है, जिस पर भारत मजबूती से उभरेगा और उम्मीदें भी हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला तो ले ही लिया गया कैबिनेट की बैठक में कालेधन से जुड़ा। धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि विदेश नीति पर एक मजबूत फैसला लिया जाए और वैश्विक स्तर पर भारत अपनी पहचान स्थापित करे, पड़ोसियों को साथ लेकर चले। इस बेहद ही अच्छे, संवेदनशील, सकारात्मक, सार्थक मसले पर जो बात हुई है, उस पर इसके एनालिसिस पर चर्चा करने की जरूरत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है, इनका परिचय आप तक पहुंचा देते हैं। देहरादून से मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक साहब रिटायर्ड मौजूद हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। इसके अलावा नोएडा स्टूडियो से अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, एक वैश्विक स्तर पर, एक पैन इंडिया स्तर पर मैं आपसे बात करूं, 8 बड़े लीडर्स को इन्वाइट करना, और वो भी पहली बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे लीडर्स आए। गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी ने सॉफ्ट मूवमेंट भी शेयर करे, लेकिन राजपक्षे को 13वें अमेंडमेंट के बारे में बोल दिया, बांग्लादेश को तीस्ता पैक्ट के बारे में जानकारी दे दी। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो 26/11 से लेकर ऐसे मसलों पर बात करी कि जाते जाते नवाज शरीफ को लाहौर घोषणा पत्र का जिक्र करना पड़ा। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको हम दोनों तरीके से देखते हैं। पहली बात तो ये है कि आगे बढ़ के हाथ मिलाना और दोस्तों के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया है। दूसरी तरफ ऐसे हसीन मौकों पर, जो ऐसा एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक पल है, इसको उन्होंने गंवाया भी नहीं है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारे इश्यूज हैं, अगर हम इसको इसी वक्त से बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना टाइम नष्ट किए हुए हम इसको सॉल्व करने की दिशा में अगर कदम बढ़ाना शुरू कर दे तो कोई बुराई नहीं है। और इसको दोनों नेताओं ने, खासकर नवाज शरीफ ने और मोदी जी ने जिस हिसाब से इसको कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव एंगेजमेंट की बात की है, इससे लगता है कहीं न कहीं दोनों नेताओं में एक आग है इन इश्यूज को लेकर सॉल्व करना और अपने रिश्ते को बेहतर बना के, और दो अलग जो है 6-7 कंट्रीज हैं उनके साथ भी एक अच्छा तालमेल बना के चलने की पूरी मंशा दिखाई दे रही है। तो इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव देख रहा हूं, और बिना टाइम के नष्ट किए हुए एक दूसरे को समझकर अपने इश्यूज को सामने रखना। तो यहाँ पर दोनों चीजें, एक मैं इसे जो है होपफुल रियलिस्ट की तरह देख रहा हूँ। रियलिस्ट है, रियलिज्म ये है कि भाई हमारे रिलेशन आज 60 साल से जो है बन बिगड़ रहे हैं, लेकिन होपफुल ये है कि अब फिर से दोनों नेता जो है बिना टाइम के गंवाए हुए इस चीज पे राजी हुए हैं कि हम सारे इश्यूज को आपस में देखेंगे। और नवाज शरीफ का ये स्टेटमेंट बड़ा मानी रखता है जब उन्होंने ये कहा कि हम कन्फ्रंटेशन को कॉपरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये कन्फ्रंटेशन को कॉपरेशन में कन्वर्ट करने की जो पहल उन्होंने की है, और उसके रेफरेंस जो है 1999 से शुरू किया है, ये शो कर रहा है कि नवाज शरीफ जो है ऐसी पोजीशन में है, कर सकते हैं। और ये किया भी जा सकता है क्योंकि दोनों गवर्नमेंट जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ से आगे आई हैं। नहीं, जिस तरीके से हम लगातार, आप बात कर रहे हैं ना कि बन बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम पिछले हालातों को देखें तो ऐसा लग रहा है बिगड़ते बिगड़ते बन रहे हैं और बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कुछ इस तरीके की तस्वीर है। लेकिन बहुत ही पॉजिटिवली इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया इसको टैकल कर रही है, और हमेशा कोई भी पाकिस्तान का नुमाइंदा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वहां के वजीर आजम आते तो हम यही कहते हैं नए दौर का आगाज है। लेकिन और बातें भी अच्छी कहकर जाते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान अपने वतन वापस लौटते हैं तो स्थिति उलट हो जाती है। कारण 2 ऐसे पिलर्स हैं जो इनडायरेक्ट सत्ता और तख्ता पलट की बात करते हैं, ISI और आपका पाकिस्तान आर्मी। तो नवाज शरीफ जवाब दे पाएंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार ठीक है, नरेंद्र मोदी की भी है, उनकी भी है, लेकिन जवाबदेही।
हाँ, जवाबदेही तो ये कहीं ना कहीं एक चीज सामने आती है कि पूर्ण बहुमत के बावजूद भी नवाज शरीफ जो है आर्मी से और आईएसआई और उनके जो थर्ड पिलर्स हैं उनके प्रभाव में रहते हैं। लेकिन कब तक पाकिस्तान रहेगा? नवाज शरीफ जो विकास के मुद्दे पे अपनी गवर्नमेंट को इतनी पहुंच तक लाए हैं, उनकी बातों को कब तक सुनते रहेंगे? क्या नेशन को, क्या कंट्री को उस स्थिति पे लेके जाके छोड़ेंगे कि फिर वो बढ़ जाए? तो एक पाकिस्तान एक ऐसे कगार पे खड़ा है जहां पर अब सोचने की बात आ गई है उनको। अगर आज वो नहीं समझ, नाउ और नेवर की बात आ गई है। वहां पे उनके यहाँ बलूचिस्तान का मसला चल रहा है, सिंध का मसला चल रहा है, तहरीक तालिबान का मसला चल रहा है। वो कब तक इस चीज को इग्नोर करके ये सारी चीजें बिल्कुल ही केम, ही कॉन्कर्ड, ही वेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वेंट के बाद असली तस्वीर शुरू होती है। हम सीधे रुक करते देहरादून का ओपी कौशिक साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। ओपी कौशिक साहब, अगर मैं भारत की आर्मी की बात करूं तो वो ऑर्डर सुनती है, तुरंत इम्प्लीमेंट करती है और कह सकते हैं कि पूरे विश्व में हमारी तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन जज्बे में सबसे नंबर 1 है। अगर पाकिस्तान की आर्मी की बात करें तो वो हमेशा तख्ता पलट का इंतजार करती है। अब ये जो मुलाकात हुई है उसको फौज किस नजरिए से देखे? देखिए, मेरे विचार से नवाज शरीफ के ऊपर पूरी तरह से भरोसा करना बिल्कुल हमारी गलती होगी। पहले भी हम ये गलती कर चुके हैं। आज वो जाते जाते कह गए कि मैं लाहौर डिक्लेरेशन को आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन हम भूलना नहीं चाहिए कि लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कारगिल का युद्ध हुआ। क्या ये लाहौर डिक्लेरेशन को आगे ले जाने के लिए कारगिल नंबर 2 हमें दिखाएंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1971 की लड़ाई के बाद 1972 का भी समझौता हुआ था। हाँ। जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया था। उस समझौतों को आगे क्यों नहीं ले जाते? उस समझौते की जो बातें हैं वो दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं और उससे एक स्थायी संबंध स्थापित हो सकते हैं। ये लाहौर डिक्लेरेशन की बात क्यों करते हैं? दूसरी बात रही फौजों के लिए, अपनी इंडियन आर्मी तो सरहद के ऊपर पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है ये हमें अच्छी तरह से जानकारी है। हम 25 साल से पाकिस्तान को बतलाते रहे हैं कि उनके यहां 40 उग्रवादी ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं। हर तरह की सज्जो सामान और हथियारों से उग्रवादियों को लैस करके ट्रेन करके वो हिंदुस्तान भेज रहे हैं और जब भी हम कोई उनको प्रूफ भी देते हैं तो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। आज नवाज शरीफ ये कह रहा है कि मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान की किसी भी सीमा से कोई भी उग्रवादी ट्रेन नहीं होगा, ना आएगा। क्या भरोसा किया जा सकता है? मैं JNK में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा हूं, कुपवाड़ा सेक्टर का मैं इंचार्ज रहा हूं। पहले भी ऐसी बातें हुई हैं और कुछ ही दिन पहले हमारे 2 सैनिकों के सिर काट के वो ले गए थे। उस बात को मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ओपी कौशिक जी, हमारे पास भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ओपी कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय मिलिट्री चाहे जल थल सेना हो या नौसेना हो, वो हर इस तरीके की स्थिति के लिए तैयार रहती है। लेकिन अगर लाहौर घोषणा पत्र की बात करें तो इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक हरकतों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ या फिर भारत की जो विदेश नीति है वो लचर हो गई है? क्योंकि बीता जो ट्रेंड देखे, दोनों देश हमेशा ये बात करते आए हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पीस डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सरहद है वो महफूज हो, सरहद पर तनावपूर्ण स्थिति कम हो, इसीलिए हम आगे सकारात्मक बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ जो यहां पर बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, वहां जाकर ISI और सेना का किस तरीके से सामना करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी बेटी अभी ट्वीट करके कह गई है कि इन सब चीजों से एक्रिमोनी दूर होगी, लेकिन ISI और सेना को कैसे झेलेंगे वो? देखिए, मैं आपसे रजामंद नहीं हूं। हमारे सामने विकल्प हैं। अच्छा। और विकल्प है कि पाकिस्तान को जो भी हरकतें हो रही है उसके लिए दायित्व लेना पड़ेगा। हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हमें, मेरे विचार से, हिंदुस्तान को अपनी पूरी तैयारी के साथ करना चाहिए। पाकिस्तान को एक तरह से टूटने की कगार पर है, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया इनको आर्थिक सहायता ना दें
तो पाकिस्तान कभी का टूट गया जी, होता। जी अगर ओपी पाकिस्तान कौशिक जी, टूटना आपके चाहता अंदर का तो हम इसे एक कोई इतराज नहीं। नॉस्टैल्जिक फौजी जाग गया है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ और समझ सकती हूँ कि जिस तरीके की आपकी भावना उस तरीके की वहां पर भी है। जाकिर हुसैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एकदम अंतिम पड़ाव पे कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी और नवाज शरीफ का जो ये साहसिक कदम है, ये तमाम विरोध के बावजूद भी ये किस चीज का परिचायक है? हम उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन हमें जिस तरीके से ओपी कौशिक साहब कह रहे थे, सावधान रहने की भी बहुत जरूरत है। हमने सॉफ्ट मूवमेंट पर बातचीत की, लेकिन आप ही कह रहे थे कोर इश्यूज को बहुत मजबूती से आगे रखा है। देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, इसका मतलब कमजोरी नहीं है। और साथ ही साथ दूसरे ही दिन हमने अपने कोर इश्यूज को सामने रखा है। अगर नवाज शरीफ साहब या उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग आए हैं, वो आर्मी वहां बैठी हुई है, ISI है, इसको अगर नहीं समझती है तो उसको ये समझना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है 30 साल बाद इतनी स्टेबल गवर्नमेंट आई है और कोई भी एक्शन लेने में हेजिटेट नहीं करेगी। ये बिल्कुल साफ मैसेज दिया गया है। अब उनकी बात है समझना ना समझना, बाद में ये चिल्लाएंगे नहीं। जैसे कि फिर कोई कारगिल के बाद यहाँ वहां जब लड़ाई होने शुरू की पोजीशन में आई तो ये भागने लगे, USA भागने लगे, चाइना भागने लगे, सऊदी अरब भागने लगे, वहां के प्रिंस यहाँ आने लगे कि लड़ाई ना हो। ये सब बात नहीं हो पाएगी। हमने जो पहल जो है बहुत ही सॉलिड की है। अब देखना है कि वहां की गवर्नमेंट, वहां की पब्लिक, वहां की आर्मी किस तरीके से इसको देखती है। हम बिल्कुल क्लियर हैं। जरूरत आने पर नरेंद्र मोदी से डरना भी चाहिए। बिल्कुल दिया उन्होंने साफ नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ओपी कौशिक साहब, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।